वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलें भाई स्टार्ट करते हैं अब अपना ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक। अच्छा, हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल देख चुके थे, ठीक है। और मैंने आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया था, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करे, मैं अपने ग्रुप में उसको ऐड कर लूंगा। वहाँ पे नोट्स वगैरह तमाम चीज़ें XYZ सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। और हमने जो है वो पीरियोडिक टेबल वगैरह भी यहाँ से तमाम चीज़ें देख ली थी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, बात स्टार्ट करेंगे ग्रुप ट्रेंड से। निहायत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, आगे की बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्यों बेटा? आप देखो रीजन क्या है इस बात का। रीजन ये है कि आगे चल के हमें पढ़ना है रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा रिएक्शंस कब कौन कैसे क्यों कर रहा है ये तुम्हें उसी वक्त समझ में आएगा जब तुम्हें पीरियोडिक टेबल और साथ साथ में ट्रेंड समझ में आएंगे, ठीक है। आगे चल के हमें हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। तमाम चीजों का लिंक ट्रेंड से और पीरियोडिक टेबल से है, इसी वजह से ये चैप्टर सबसे पहले डाला गया है बुक के अंदर, ठीक है। आज अब ग्रुप ट्रेंड स्टार्ट करते हैं। ग्रुप में आपको लास्ट अपने लेक्चर में बता चुका हूं किस किस चीज को कहा जाता है, पीरियड किसे कहा जाता है बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रॉ को पीरियड कहा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और अगर किसी ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है इसका पिछला पार्ट, वो लाजमी जाके देखे ताकि ये पार्ट उसकी कंटिन्यूएशन है, सही है। तो इसको हम पीरियड कहते हैं। अब आ जाओ ग्रुप ट्रेंड से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बेटा बात यहां पर यह आ जाती है कि आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल याद करोगे। उसको याद करने का तरीकेकार ये होता है कि आपने एक ग्रुप एक दिन में याद करना है, 8 दिन में पीरियोडिक टेबल याद, ठीक है। यानी कि 1 वीक में पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा आपको। अब आओ देखो, सबसे पहला ग्रुप ट्रेंड और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ट्रेंड जो है या सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। देखो बेटा एटॉमिक रेडियस तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप ट्रेंड का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के एतबार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तमाम ग्रुप ट्रेंड्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि आगे की तरफ जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। आज जो एटॉमिक रेडियस देखते हैं। सबसे पहले तो बात यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रेडियस। रेडियस किसे कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा रेडियस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंशियल लाइन, ठीक है। डिस्टेंस है, हमने कहा रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंशियल लाइन, ठीक है। या टू द सर्कमफेरेंशियल, हाँ सर्कमफेरेंशियल लाइन ही कह सकते हैं आप इसको, सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एक सर्कल आ गया। अब ये इसका सेंटर है, बिल्कुल सेंटर। इसके सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंशियल लाइन तक, ये लाइन क्या कहलाती है बेटा? ये सर्कमफेरेंस है बेसिकली, सही है। सर्कमफेरेंस इज टोटल एरिया कवर्ड बाय सर्कल, ठीक है। ये लाइन सर्कमफेरेंशियल लाइन है, जो सर्कल की लाइन चल रही है। तो इसके सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंशियल लाइन तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस। ये किसी भी सर्कल का हो सकता है, ठीक है, किसी भी सर्कल का हो सकता है। हमने वर्ड इस्तेमाल करा है एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम एटम की बात करते हैं तो बेटा एटम के सेंटर में कौन बैठा हुआ होता है? एटम के सेंटर में बैठा हुआ होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये आ गया मिसाल के तौर पे एक एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको पता है कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ये एक एटम आ गया हमारे पास मिसाल के तौर पे, सही है। तो सेंटर कर लेते हैं, सही। ये एक एटम आ गया। अब बेटा दरमियान में मौजूद है न्यूक्लियस जिसमें बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्व, ठीक है। ये लास्ट शेल है, हो सकता है कि इसके अंदर और शेल मजीद हो, यहां पर एक शेल हो, यहां पर एक शेल हो। ये हो सकता है कि भाई यहां एक शेल बना हुआ हो, यहां एक शेल बना हुआ हो। ये हमने कहा ये वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये है वैलेंस शेल, लास्ट शेल, ठीक है। ये आ गया आपके पास वैलेंस शेल, ठीक है। और ये क्या चीज है बेटा? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से लेकर
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कहलाता है क्या? एटॉमिक रेडियस। अब आगे की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना इस एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करेंगी, सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन समझ ली कि भाई क्या होता है, सही है। अब आ जाओ नीचे, सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखते हैं इन ग्रुप, ठीक है। ट्रेंड इन ग्रुप, तो ग्रुप में इसके साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये आ गया आपके पास 7, ठीक है। 7 पीरियड्स हैं आपके पास। पहले, अच्छा पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड इज शेल, ठीक है। पहले शेल को हम नाम देते हैं के शेल, दूसरे को नाम देते हैं एल, तीसरे को नाम देते हैं एम, एन, ओ, पी एंड क्यू, ठीक है। ये आपके पास सारे शेल्स हैं। अब देखो, मिसाल के तौर पे मैंने उठा लिया ग्रुप 1A को, ग्रुप 1A उठा लिया मैंने, ठीक है। ग्रुप 1A, ग्रुप 1A के अंदर के शेल में बैठा हुआ है कौन? लिथियम, सॉरी के शेल में बैठा हुआ है हाइड्रोजन, सही है। यहां बैठा हुआ है हाइड्रोजन। एल में कौन बैठा हुआ है? लिथियम। एम में सोडियम, एन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। अब देखो, अगर गौर करो, एक अकल वाली बात है, ठीक है, हर बच्चा समझ जाएगा, ये चीज बहुत आसान सी चीज है। ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बहुत आसान है। हाइड्रोजन के पास एक शेल है और इस शेल को मैं नाम दे रहा हूं के शेल। लेकिन जब तुम लिथियम के पास आते हो तो बेटा इसके बाद 2 शेल हो जाते हैं, ये न्यूक्लियस पहला शेल और ये दूसरा शेल। तो लिथियम का ये शेल क्या है? कौन सा शेल है? एल शेल है। जब तुम सोडियम के पास आते हो तो यहाँ पे 3 शेल हो जाते हैं क्योंकि थर्ड पीरियड में, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 शेल हो गए। तो ये कौन सा शेल है? एम शेल है। जैसे जैसे तुम नीचे जाते जाओगे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा, हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या कहा मैंने? जुमला दोबारा रिपीट करता हूं, हेंस एटॉमिक रेडियस increases down the group। वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीजिंग शेल नंबर, क्योंकि शेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब वो चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, ठीक है। आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं बुक के अंदर, ठीक है। देखो, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ग्रुप 1A बैठा हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप 1A है। अगर तुम गौर करो, लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है? 152, सोडियम का 186, पोटेशियम का 227, रुबिडियम का 248, सीजियम का 265, फ्रेंशियम का 348। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस के साथ? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, सही है। अब आ जाओ जरा वापस से पीरियड के ट्रेंड के ऊपर। अब आते हैं ट्रेंड इन पीरियड, सही है। ट्रेंड इन पीरियड, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी ताकि गलती ना हो, सही है। मिसाल के तौर पे मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट उठा लिए, पहले पीरियड में आपको पता है पहला के शेल है, के के अंदर कौन कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम है, बस 2 एलिमेंट है के में। एल में आ जाओ तो एल में हमारे पास 2 एटम्स आ जाते हैं, 2 एलिमेंट आ जाते हैं एस ब्लॉक में। पहला है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम। फिर पी ब्लॉक में आता है कौन? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। नियॉन के ऊपर जो है वो आपके पास हीलियम बैठा हुआ है यहां पर, ठीक है। यहां हीलियम बैठा। अब हमारे पास अगर आप गौर करें, अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिख देता हूं यहां पे, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, ठीक है। फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10, सही है भाई। फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर लिख दिए यहां पर मैंने। ग्रुप भी आपको पता है कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप 1A हो गया, ठीक है। ये ग्रुप 2A हो गया, ये ग्रुप 3A,
4a, 5a, 6a, 7a एंड 8a। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो s और p ब्लॉक होता है उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है ना, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं s एंड p में, ठीक है ना। तो भाई अब हमने कहा कि यहां पर एटॉमिक रेडियस के साथ क्या होगा बता दो। अब बच्चा कंफ्यूज पता है कहां पर होता है, बच्चा कंफ्यूज यहां पर होता है कि सर देखें यहां पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, साइज भी इंक्रीज होना चाहिए। मैंने कहा बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट, ये 8 के 8 एलिमेंट कहां बैठे हुए, सेकंड शेल में है या सेकंड पीरियड में है, यानी कि इन सब के पास सेकंड शेल है। अब यहां पे मैं लिथियम की डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये उसका आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये आ गया लिथियम का पहला शेल, ये आ गया लिथियम का पहला शेल, ठीक है, और ये आ गया उसका दूसरा शेल, ये आ गया दूसरा शेल, सही, ये लिथियम का दूसरा शेल हो गया। अब पहले शेल में कौन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है आपके पास कौन, प्रोटॉन, यहां बैठे हुए हैं 3 प्रोटॉन। अब ये 3 प्रोटॉन इस लास्ट वैलेंस शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, लास्ट वैलेंस शेल में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपने कहा सर बेस्ट समझ में आ गया, लेकिन ये डिक्रीज क्यों हो रहा है आगे, मैंने कहा सुनो, मिसाल के तौर पे यहीं पर ही बेरिलियम का एटम भी बना देते हैं, यहीं पर ही बेरिलियम का एटम भी बना लेते हैं। ये आ गया बेरिलियम आपके पास, ठीक है, बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन है बेटा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन है, 4 है, ये पता है आपको बात, ठीक है, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यहां पर है 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 4 है, ये हो गया 4, ठीक है, ये लिथियम था, ये बेरिलियम था। अब क्या होगा, अब 4 प्रोटॉन इन 2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या समझने के लिए ऐसे कह लो कि यहां पर ये 3 प्रोटॉन दूसरे शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यहां पर 4 प्रोटॉन दूसरे शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। किसकी फोर्स ज्यादा होगी, 4 की या 3 की, 4 की फोर्स ज्यादा होगी, तो इस वजह से ये शेल थोड़ा सा अंदर की तरफ खिंच जाएगा, अंदर की तरफ, यानी कि अपना साइज थोड़ा सा छोटा कर लेगा, क्योंकि अब अंदर की तरफ से जो अट्रैक्शन लगाने वाली फोर्स है प्रोटॉन की वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन, एटम के अंदर की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, या फिर आप ये कह लें प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दूसरा शेल आसानी से अंदर आ रहा है, ज्यादा अंदर आ रहा है, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। अब अगर यही चीज बेरिलियम के बाद मैं बोरॉन के ऊपर रख दूं, यही कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने बोरॉन पे रख दिया, अब देखो बोरॉन में क्या हुआ, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन हो गए 5 और प्रोटॉन भी कितने हो गए 5, ठीक है ना, यहां पर हम लिख देते हैं 5, यहां पर अंदर की तरफ प्रोटॉन हो गए 5, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन वैलेंस शेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में ना, लास्ट शेल में कितने 3 है। अब शेल तो दूसरा ही है, शेल तो दूसरा ही है हमारे पास, लेकिन अब खींचने वाले प्रोटॉन कितने हो गए, खींचने वाले प्रोटॉन हो गए हैं अपनी तरफ, अंदर की तरफ शेल को खींचने वाले प्रोटॉन हो गए 5 टोटल, देखो लिखा हुआ है 5, कितने हो गए 5 हो गए। अब ये 5 प्रोटॉन
इस दूसरे शेल को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो ये ज्यादा खींचेंगे, जब ये ज्यादा खींचेंगे तो ये शेल थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा, शेल थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटम का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। करते 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 तुम फ्लोरीन पे पहुंचोगे, करते करते तुम कहां पहुंचोगे, फ्लोरीन के ऊपर पहुंचोगे, इसका साइज सबसे छोटा होगा। उसके बाद नियॉन पे आओगे, नियॉन का साइज फ्लोरीन से भी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो भाई हमारे पास एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन अ पीरियड क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन अ पीरियड ये हो गया कि एटॉमिक रेडियस, यहां लिख रहा हूं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू increased प्रोटॉनिक अट्रैक्शन, क्योंकि अंदर की तरफ जो प्रोटॉन बैठे हुए हैं वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अंदर की तरफ से अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। तुम यकीन मानो एमडी कैट के हवाले से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना, जो अभी इस साल जो बच्चे एमडी कैट देने वाले 2025 में, उनके लिए अभी एक वन शॉट लेक्चर अपलोड किया है केमिस्ट्री का, ठीक है, टारगेट एमडी कैट वन शॉट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, देखना जाके। उसके अंदर आधे से ज्यादा लेक्चर में सिर्फ ग्रुप 10 पे बात करी है मैंने, और किस तरीके से सवाल घुमाए जाते हैं वो बताया। तो बेटा अभी तो हम पूरा पढ़ रहे हैं A to Z, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने पहले मैं आपको टारगेट पेपर और वर्कशॉप प्रोवाइड कर दूंगा, उसके अंदर जो बता दूंगा 100% बोर्ड के एग्जाम में वही आएगा, ठीक है। और कैसे बताऊंगा उसको जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे इस नंबर पे, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है। और एमडी कैट में जब आओगे तो यहां से एमडी कैट के सवाल किस तरीके से किस कॉन्सेप्ट के थ्रू बनते हैं वो भी मैं आपको जब एमडी कैट में इनरोल होगे तो वहां बता दूं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपकी आसानी के लिए एक साइन बना रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, ठीक है, 80 रेडियस लिख रहा हूं बस, सही, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इन अ पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात, ये याद रखनी है बात आपने, सही है। अब आओ आगे, अगला ट्रेंड जो है बेटा हमारा बुक के हिसाब से अगर आप देखें, अब देखो मैं तुम्हें पीरियड के हवाले से बता देता हूं, ये सारे ग्रुप 1A के एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे ग्रुप 2A के एलिमेंट है, 1A के आगे 2A बैठा हुआ है। देखो, लिथियम से छोटा बेरिलियम का, सोडियम से छोटा मैग्नीशियम का, पोटेशियम से छोटा कैल्शियम का, ठीक है, रुबिडियम से छोटा स्ट्रोंशियम का, सीजियम से छोटा बैरियम का, और फ्रेंशियम से छोटा रेडियम का, ठीक है। और अगर यही ट्रेंड तुम्हें देखना है किसमें, पी ब्लॉक में, तो देख लो यहाँ पर पी ब्लॉक में अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बोरॉन से लेकर कहाँ तक। अभी देखो ये बुक में गलती हुई है, सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम नहीं है बेटा, ये नियॉन है, Ne, नियॉन है ये, ठीक है। और ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देखो ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये बढ़ता हुआ जा रहा है, सही है। तो ऊपर से नीचे हमेशा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, इन अ सिंगल पीरियड, पीरियड की बात हो रही है ये, ठीक है। और ऊपर से नीचे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। अब आ जाओ वापस, अब आओ हमारे पास बुक के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेंड जो है हमारा वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आओ देखते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले तो बेटा बात यहां से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज आयन, आयन किसे कहा जाता है। तो बेटा आयंस आर चार्ज स्पीशीज, ठीक है, आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज, इनके पास चार्जेस होते हैं, फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुम चाहे इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या लॉस कर दो, चार्ज बन जाएगा। अगर तुम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के लॉस से कौन सा चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम कैट आयन नाम देते हैं, ठीक है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो गेन से कौन सा चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, और इसको हम लोग इसका नाम देते हैं एन आयन का नाम देते हैं,
ठीक है। अब आओ आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे कि हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन करी, इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी की भी डेफिनेशन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, एक गैसियस एटम से उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको आईपी भी कहा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। अब बात यहां पर यह आ जाती है कि भाई ये चीजें तो हर कोई पढ़ा देता है आपको, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है और गैसियस एटम क्यों जरूरी है, सॉलिड में या लिक्विड में काम क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा समझे बात को। सबसे पहले तो हम बताते हैं यहाँ पे गैसियस एटम क्यों जरूरी है। मिसाल के तौर पे एक सॉलिड है मेरे पास, मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एनर्जी मिसाल के तौर पे हीट एनर्जी है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले। पता है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, ठीक है। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लिक्विड को हीट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मैंने लिक्विड को हीट करना शुरू कर दिया, ये ताकि इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले। लिक्विड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। मैंने कहा है ये क्या हो रहा है, यानी कि मैटर अपनी स्टेट चेंज करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर राजी नहीं है अभी। आपने कहा सर क्या करें, मैंने कहा गैस को हीट करो। आपने गैस को हीट करना शुरू करा, एक हद तक हीट दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, फिर अचानक से ये होगा कि गैस अपना, गैसियस एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। आपने कहा सर यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, मैंने कहा भाई आगे तो कोई स्टेट ही नहीं है ना, आगे किसमें कन्वर्ट होगा, आगे तो कोई स्टेट बची नहीं है गैस के बाद, तो अब इसको मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है। आपने कहा सर सही है, गैसियस स्टेट या गैसियस एटम क्यों है ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जरा आप मुझे ये भी बता दें कि एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मैंने कहा देखो भाई अगर एक एटम की बात करी जाए, सुनना बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत कम दिया जाता है, इसी वजह से आगे चल के बच्चे के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में अच्छे नहीं बन पाते और वो फिर केमिस्ट्री से नफरत करने लगता है क्योंकि समझ नहीं आ रही होती उसे। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये है वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, सही है। देखिएगा जरा गौर करिएगा जो समझाना चाह रहा हूं। इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस में कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। बेटा प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहां क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब क्या हुआ, मैं ये चाह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकला है, यहां से ये बाहर निकला है। आपने कहा सर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ से प्रोटॉन इसे खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने कहा भाई कुछ भी करो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। आपने कहा सर एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से इतनी दूरी पर लेके चला जाया जाए, इतनी दूरी पर ले जाया जाए कि प्रोटॉन की फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगना बंद हो जाए, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये काम कैसे होगा। आपने कहा सर हम हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। अब हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन मोशन में था, घूम रहा था, रोटेशनल मोशन कर रहा है। जब मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी रोटेशन की स्पीड बढ़ा देगा। अब जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ गई ना तो बेटा इसके लिए अपना ये ऑर्बिट मेंटेन करना मुश्किल हो गया, अब इसको बड़ा चक्कर काटना पड़ेगा न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसने क्या करा, इसने हायर ऑर्बिट में जंप मारी और अब ये घूम रहा है इधर, सॉरी, अब ये घूम रहा है इधर हायर ऑर्बिट में। इसने यहां जंप मारी और अब ये हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आपने कहा ये तो भारी नहीं आया, मैंने कहा और एनर्जी दे दो।
हमने जब इस इलेक्ट्रॉन, अच्छा अभी भी प्रोटॉन की फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर लग रही है, थोड़ी बहुत कम हो गई लेकिन लग रही है। मैंने कहा इसको और एनर्जी दे दो, हीट की फॉर्म में दो, किसी भी फॉर्म में दो और दे दो। आपने कहा सही है सर, और एनर्जी दे दे। जब हमने इसको और एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ने एक और जंप मारी। अब ये घूम रहा है मजीद हायर ऑर्बिट में, अब ये घूम रहा है मजीद हायर ऑर्बिट में, ठीक है ना। यहां जंप मार दी इसने। प्रोटॉन की फोर्स इलेक्ट्रॉन पर मजीद कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं तो मोहब्बत कम होती जा रही है। तो आपने कहा सर निकला अभी भी नहीं। मैंने कहा थोड़ी सी और एनर्जी दे दो। थोड़ी सी और एनर्जी दी आपने। जब आपने थोड़ी सी और एनर्जी दी, अब क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन ने जो जंप मारी, ठीक है, अब ये प्रोटॉन से इतना दूर आ गया कि प्रोटॉन की फोर्स ही लगना बंद हो गई इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन फोर्स नहीं लगा पा रहा, यहां तक फोर्स आगे रुक गई, इससे आगे प्रोटॉन इसको खींच ही नहीं पा रहा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने एनर्जी इतनी दे दी कि इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो उसके लिए छोटा चक्कर काटना मुश्किल है, वो बड़ा चक्कर काट रहा है जब मारता जा रहा है हायर ऑर्बिट में। और ये बात भी हमें बोहर ने बताई थी। बोहर ने क्या कहा था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट, ठीक है ना। अब ये इतना बाहर आ गया, इतना दूर आ गया इस प्रोटॉन से कि भाई इसके ऊपर प्रोटॉन की फोर्स ही लगना बंद हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो गई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन आजाद हो गया, ये कहीं भी जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपना रास्ता बदल के निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो क्या होगा, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब है कि भाई प्रोटॉन ज्यादा हो गए और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस एटम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोचो ये एटम था सोडियम का, सोडियम के एटम में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और मैंने वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलवा दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, इसलिए सोडियम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया तो यहां पर सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। तो भाई 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बराबरी से मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है ना, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर सोडियम पर नजर आने लगेगा, क्योंकि यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ आ रही है बात। तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब ये जो एनर्जी मैंने यहां पर दी है इसको, ये जो एनर्जी मैंने यहां प्रोवाइड करी है, ये वाली एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करी है सारी, बेटा इस एनर्जी को मैं कैलकुलेट कर लूंगा और इसको मैं कह दूंगा दिस इज एन आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर रिमूविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम गैसियस एटम। कि भाई ये वो एनर्जी है, जो ये अमाउंट है उस एनर्जी की कि मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर सोडियम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाहर, और उस इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है, अब सुनना काम की बात, सारा पॉइंट मतलब ये जो इतनी लंबी जो तकरीर करी है ना, वो इस पॉइंट पे लाने के लिए करी है। देखो जितना बड़ा एटम होगा उतना ही वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है, ये दूर है। जितना छोटा एटम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल वाला न्यूक्लियस से करीब होगा, सही है। तो इसको मुझे बाहर निकालने के लिए, दूर ले जाने के लिए, ताकि प्रोटॉन की फोर्स खत्म हो जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये तो ऑलरेडी दूर है, इनके रिश्ते में ऑलरेडी दरार पड़ी है, ऑलरेडी फासले ज्यादा है। तो इसको बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये करीब है, इसकी फोर्स ज्यादा है, इनमें मोहब्बतें ज्यादा हैं क्योंकि फासले कम है, तो भाई इसको बाहर निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना बड़ा साइज
उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। देखो आगे वही बात मैंने कहा था, एटॉमिक रेडियस ध्यान से पढ़ना। एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए। अब अगर हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं तो बेटा याद करो कि आईपी एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या हो रहा था उसके साथ? पीरियड में कम हो रहा था और ग्रुप में बढ़ रहा था। देखो ये बनाया ना मैंने, पीरियड में कम हो रहा था और ग्रुप में बढ़ रहा था। यहां पर क्या होगा? यहां पर पीरियड में आईपी इंक्रीज होगी और ग्रुप में डिक्रीज होगी। ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है। क्योंकि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से आईपी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, यानी कि लिथियम और ये बैठा हुआ है, चलो सोडियम ले लेते हैं। ये बैठा हुआ है सोडियम, ये बैठा हुआ है सोडियम, और बिल्कुल एंड में बैठा हुआ है फ्लोरीन। चलो क्लोरीन ले लेते हैं। ये सोडियम के ऊपर फ्लोरीन बैठा हुआ है, आगे की तरफ यहाँ पे क्लोरीन ले लिया हमने। इसका मतलब ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईपी क्या है? कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आईपी इंक्रीज होती जाएगी। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हार्ड है, और ये इजी है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाओ। सोडियम के नीचे बैठा हुआ है कौन? पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, चलो फ्रेंशियम हटा देते हैं, रेडियो एक्टिव है। सीजियम ले लेते हैं। ऊपर से नीचे आईपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, कम हो रही है। इसका मतलब है सोडियम मुश्किल से निकालेगा, सोडियम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके मुकाबले में, सीजियम के मुकाबले में, ये इजीएस्ट वे में बहुत कम एनर्जी लेकर अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। और फ्लोरीन या फ्लोरीन हो गए, इनका साइज बहुत छोटा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। आ रही समझ बात? तो बेटा ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बाकी ट्रेंड्स करते हैं।